बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेक्चर की जानिब बढ़ेंगे। आज थर्ड लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यूजुअली कंसिस्ट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, जिनको आप दूसरा नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तो आज हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए कितने अहम हैं, हमारी कौन सी जो ज़िंदगी की रूटीन है, हमारी कौन कौन सी ऐसे फील्ड हैं जो कि इन सब से रिलेटेड है, जिनके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं, जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बेनिफिट फराहम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग बॉडीज़ की। अब लिविंग बॉडीज़ की जब हम बात करते हैं, लिविंग बॉडीज़ क्या हैं? लिविंग तमाम जानदार चीज़ें, इसमें हशरात भी आ सकते हैं और इसमें कम्प्लेक्स एनिमल्स भी आ सकते हैं। ह्यूमन बींग्स, जानवर, हशरात, इंसेक्ट वगैरह, परिंदे, सारा कुछ इसके अंदर जो है वो आ जाता है। प्लांट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो तमाम लिविंग बॉडीज़ हैं ये किससे बनी होती हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती हैं। लिविंग बॉडीज़ के अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इनकी बॉडीज़ बनी होती हैं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, इसके अंदर फैट्स भी मौजूद होते हैं जिसे हम चर्बी का नाम देते हैं, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। और ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो अगर हम बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब कि हमारे तमाम जो जिस्म है वो बना ही किस चीज़ से है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर वो कौन से रिएक्शन हैं जो हो रहे होते हैं और वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो लिविंग बॉडीज़ में जितने भी रिएक्शन हो रही हैं वो तकरीबन सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। आप अगर कैटाबोलिज्म की बात कर लें, आप एनाबोलिज्म की बात कर लें। कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्या होता है? ये ऐसे रिएक्शन है, ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर में और स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी टाइप हो, चाहे बड़े मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, चाहे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो तमाम रिएक्शन जो है वो किस पर मुश्तमिल होंगी? वो ऑर्गेनिक इन नेचर पर होंगे। इसी के साथ अब उन रिएक्शन को करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है और उसको आप नाम देते हैं एंजाइम्स का। अब जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देती हैं, उस केमिकल रिएक्शन को एनहांस करती हैं कि वो जल्दी प्रोसीड हो। तो ये एंजाइम भी बेसिकली क्या है? ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। क्यों ऑर्गेनिक इन नेचर है? क्योंकि एंजाइम बने हुए हैं प्रोटीन से। प्रोटीन बनी है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन्स है। कार्बन भी मौजूद होता है इसके अंदर और हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें, कोई जनरल एग्जांपल हम ले लें अपनी बॉडी में, तो रेस्पिरेशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि तमाम लिविंग बॉडीज़ परफॉर्म करती हैं और हर सेकंड परफॉर्म करती हैं। अब होता क्या है इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर मूव करके जाती है। अब जब वहाँ पर ऑक्सीजन मूव करती है, वहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जाता है बॉडी के सेल की तरफ। बॉडी के सेल्स के पास ग्लूकोज मौजूद है। ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लूकोज आप जितने भी फूड मटेरियल ले रहे हैं उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब एनर्जी, वही एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के परफॉर्मेंस के लिए। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए जो हम एनर्जी लगा रहे हैं वो इसी रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास आई।
तो अब यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, अगर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ना होता तो क्या ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता? नहीं, तब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता। तो ग्लूकोज क्या है? बेसिकली ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है और ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो मतलब हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट है, जो मेन चीज़ है, वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने फूड मटेरियल्स की। हमारी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किस पर मुश्तमिल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। अब देखें, अगर हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम जो खुराक लेंगे उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी या जो हम फूड लेंगे तो वो भी तो ऑर्गेनिक इन नेचर ही लेंगे? वो ऑर्गेनिक इन नेचर लेंगे तभी तो हमारी बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक इन नेचर के हैं। तो जो फूड मटेरियल होते हैं, जितने भी फूड मटेरियल हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स आप डेली लाइफ में आटा यूज़ करते हैं, गंदम, वीट, आप रोटी खाते हैं, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 71% कार्बोहाइड्रेट के कॉन्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से आप चावल ले रहे हैं, आप जो है वो आलू खा रहे हैं, पोटैटो को यूज़ कर रहे हैं, इनके अंदर भी क्या मौजूद है? जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी के साथ आप बात कर लें दालों की। जो पल्सेस आप यूज़ करते हैं, पल्सेस क्या होती हैं? पल्सेस प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। प्रोटीन कंटेंट जो है वो इसके अंदर हाईली अमाउंट में, रिच अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसी तरह से हम गोश्त की बात कर लें, मीट की बात कर लें, उसके अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। और प्रोटीन अभी आपको बताया कि किस चीज़ से बना है? अमाइनो एसिड से बना है। और अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो प्रोटीन भी क्या हो गई? ऑर्गेनिक इन नेचर हो गई। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं फैट्स की। आप सालन पकाते हैं, उसके अंदर आप ऑयल का यूज़ करते हैं, आप घी इस्तेमाल करते हैं, आप मक्खन का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें जो है वो फैट्स कहलाती हैं। और फैट भी क्या है? फैट के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है और उसकी वजह से ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर बन जाता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि हमारी जो डेली लाइफ की बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी पार्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी के, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होती हैं। हम अगर अपनी बॉडी को देख लें, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होती हैं। अगर हम अपनी खुराक को देख लें तो वो भी तमाम की तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं अपने ओढ़ने की। हम जो कपड़े पहनते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? जी हाँ, हम जो क्लॉथिंग यूज़ करते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अब ऑर्गेनिक इन नेचर कैसे? आपके पास जो फाइबर यूज़ होते हैं, जो आपकी क्लॉथिंग है, वो दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होती है। एक वो होते हैं जिनको नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियल प्रिपेयर किए जाते हैं। होते दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर है। आर्टिफिशियल में हमारे पास पॉलीस्टर आ जाता है, इसके अंदर ईस्टर ग्रुप मौजूद होता है और वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, थोड़ा सा रेशमी टाइप का कपड़ा हो जाएगा। और जो कॉटन है, वुल है, सिल्क भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सिल्क जो है वो भी आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। इसी तरह से अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। मेडिसिन के अंदर अगर हम उन कंपाउंड को स्टडी करें जो कि उस मेडिसिन की फॉर्मेशन कर रही होती हैं तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर हम सबसे जो है वो इजी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आपको खांसी होती है तो हम कफ सिरप यूज़ करते हैं। उस कफ सिरप के अंदर अल्कोहल मौजूद होता है और आपको पता है कि अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से अगर हम अपनी बॉडी बिल्डिंग की बात करें, हम अपने फूड की बात करें, हम अपनी मेडिसिन की बात करें या फिर हम अपनी क्लॉथिंग की बात करें तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होंगे। इसी के साथ अब हम कुछ और मटेरियल्स के बारे में देख लेते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। ये मटेरियल है प्लास्टिक
आपको पता है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की नज़र आएंगी। ये प्लास्टिक बेसिकली क्या होता है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड चेन होती है, मतलब ये पॉलीमर्स है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डिटर्जेंट्स की बात कर लें, डिटर्जेंट के अंदर आप जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, तो किसी भी तरह का डिटर्जेंट यूज़ करें वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। उसके अंदर भी फैटी एसिड की लॉन्ग चेन मौजूद होती है। सिंथेटिक रबर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होता है, पॉलीमर्स होते हैं। मेडिसिन की पीछे हमने बात कर ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खादें। और आपने वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन के बारे में पढ़ा कि वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई थी जब यूरिया की फॉर्मेशन हुई थी। तो आपका जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ था वो भी क्या था, वो एक फर्टिलाइजर था, यूरिया था। तो हमारे फर्टिलाइजर जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल है। इसी तरह से प्रिजर्वेटिव्स और कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं। कॉस्मेटिक्स, जो भी कॉस्मेटिक आप यूज़ करते हैं, आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, आप लिपस्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन वगैरह है, कोई क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम के अंदर कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली होते हैं ऐसे मटेरियल, ऐसे रिएजेंट जिनको हम जब ऐड करें किसी चीज़ के अंदर, किसी भी रिएजेंट के अंदर, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ले आती हैं। बेसिकली प्रिजर्वेटिव कहा जाता है प्रिजर्व करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उन्हें। जैसे आप केन पैक फूड देखते हैं, अब केन पैक फूड जो है उसके अंदर फूड ख़राब नहीं होता। वो क्यों नहीं ख़राब होता, क्योंकि उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है और उस दौरान भी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। इसी तरह से हम पेंट वर्निशेस की बात कर लें, हम बात कर लेते हैं डिस्टेंबर की, वाइट वॉश की बात कर लेते हैं, तो इनको भी अगर आप देखें तो इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं ना कहीं पर मौजूद होते हैं। फिर टेक्सटाइल फाइबर्स डाइज हैं, टेक्सटाइल फाइबर में आपने क्लॉथिंग जैसे देखी, उसके अंदर और डाइस क्या होते हैं, रंग साजी के दौरान जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर। और इसी तरह से पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। तो सिंथेटिक कंपाउंड प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब नेचुरल तरीके से अगर हम मटेरियल्स को यूज़ करते, जो नेचुरल मेथड से हम किसी भी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करते, आर्टिफिशियल वे में उसे यूज़ ना करते, आर्टिफिशियल वे में उसे प्रिपेयर ना करते, तो क्या होता कि उनके सोर्सेज एक न एक दिन ख़त्म हो जाते। जैसे आप बात कर लें फूड मटेरियल की, तो फूड मटेरियल क्या होते हैं कि अगर हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से फूड हासिल करते, अब ये जो जैसे फार्म वगैरह बन गए हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह बने हुए हैं, तो अगर हम सिर्फ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से और इनके अंदर एडवांसमेंट ना लाते, हम लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ ना करते, तो नेचुरल वे में जो कंपाउंड हम यूज़ करते हैं उनकी शॉर्टेज हो जाती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाए हुए है।